हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम लोग डायरेक्ट टैक्स का एक नया हेड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम आपको दिख रहा होगा। क्या नाम दिख रहा है? इनकम अंडर द हेड सैलरीज। देखो, मैं आपको समझा दूं। टोटल हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स का क्या मतलब है? जो इंसान इनकम कमाता है, उस पे उसको इनकम टैक्स देना होता है, डायरेक्ट टैक्स देना होता है। अब सवाल ये आता है कि वो इनकम किस तरीके से टैक्सेबल होगी, यानी किस हेड में जाएगी। तो आम तौर पे 5 हेड बनाए हुए हैं, 5 में से किसी में तो जाती ही जाती है। वो 5 हेड क्या है, पहले नाम समझ लेते हैं, बाकी पांचों हमारे करिकुलम में है। एक है सैलरी का हेड। सैलरी का मतलब हो गया कि जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होती है। भाई, सैलरी किसको मिलती है? एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। अब एम्प्लॉय को अगर सैलरी मिलती है तो टैक्सेबल किसके हाथ में होगी? एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी, जिसकी इनकम है, एम्प्लॉय की इनकम है। तो एम्प्लॉय के हाथ में जब टैक्सेबल होगी, तो इस हेड में टैक्सेबल होगी, जो हम लोग शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी भी बोल सकते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी भी बोल सकते हैं। और कौन कौन से 4 हेड होते हैं? एक हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। जब भी आप कोई घर वगैरह किराए पे उठाते हैं, फैक्ट्री किराए पे उठाते हैं, ऑफिस किराए पे देते हैं, उससे जो भी रेंटल इनकम आती है, वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, जो हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हेड होता है हमारा पीजीबीपी। पीजीबीपी स्टैंड फॉर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी एक इंसान जो भी व्यापार कर रहा है, बिजनेस में है या किसी प्रोफेशन में है, उससे जो भी वो कमा रहा है, वो टैक्सेबल होता है पीजीबीपी के हेड में। सब कुछ है हमारे करिकुलम में। देन आता है चौथा हेड, जिसका नाम है कैपिटल गेन। बड़ा ही मजेदार हेड आएगा कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन क्या चीज होती है? जब भी कोई इंसान कोई कैपिटल एसेट बेच देता है, बेचने से जो गेन जनरेट होता है या जो लॉस जनरेट होता है, वो सब डील करता है कैपिटल गेन। मतलब मान लीजिए आपके पास शेयर्स वगैरह हैं, आपने बेच दिए, कैपिटल गेन जनरेट हुआ, कैपिटल गेन हेड बताएगा। घर बेच दिया, कैपिटल गेन बताएगा। किराए पे उठा दिया, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड बताएगा। और एक होता है पांचवा हेड, आखिरी हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसका नाम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिसका कोई नहीं होता, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। मतलब आपने कोई ऐसी इनकम कमाई जो किसी और हेड में अगर टैक्सेबल नहीं हो रही, ना वो सैलरी के नेचर की है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाने वाली है, ना पीजीबीपी की है, ना ही कैपिटल गेन की है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप केबीसी चले गए, कौन बनेगा करोड़पति, और जीत गया। मान लीजिए मैं गया और मैं 7 करोड़ रुपए जीत गया। ठीक है, 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता जुबान पे बैठती हैं तो अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो मैं गया और 7 करोड़ रुपए जीत गया। अब वो जो 7 करोड़ है, वो मेरे हाथ में जो टैक्सेबल होगा, भाई मैं जीता, मेरी इनकम है, टैक्सेबल होगा। बट कौन से हेड में होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। सभी कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सैलरी हेड शुरू करेंगे। सबसे अच्छा हेड है हमारा सैलरी, यानी सारे ही अच्छे हैं और ये भी बहुत अच्छा है। नाम है इनकम अंडर दी हेड सैलरी। पांचों ही हेड हमारे इंस्टीट्यूट ने लेसन नंबर 4 में ही दे रखे हैं, पांचों ही हेड। तो इसको अगर मैं लिख दूं आपके लिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब पहला हेड है, ऐसे समझ लीजिए। फिर जब दूसरा हेड पढ़ेंगे तब दूसरा भी, तो पहला ही हेड कुछ दिनों तक चलेगा, जिसमें आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि भैया जो सैलरी वाला हेड है, ये 3 सेक्शंस में गवर्न है, सेक्शन 15, 16 एंड 17। यानी केवल केवल 3 सेक्शन में पूरा सैलरी समाया हुआ है। कहने को तो 3 सेक्शन है, लेकिन अपने आप में सैलरी हेड काफी बड़ा हेड माना जाता है। और पढ़ के देखते हैं सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है। शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले लिखा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मस्ट बी देयर। मतलब इस हेड में टैक्सेबल होने के लिए कौन सी रिलेशनशिप होनी चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होगी तभी तो ये हेड अट्रैक्ट होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं,
मान लीजिए आप अपने घर से क्लासेस आने के लिए आपने एक रिक्शा किया, रिक्शे वाले ने कहा हम 100 रुपीज लेंगे, आपको छोड़ देंगे। आपने कहा ठीक है। आप आए, रिक्शे में बैठ करके आपने उसको 100 रुपए दे दिए। थोड़ी देर मान लीजिए कि वो रिक्शे वाला अपना इनकम टैक्स भरता है, अपना रिटर्न फाइल करता है, इनकम टैक्स जमा करता है, थोड़ी देर मान लेते हैं। तो वो जो 100 रुपए रिक्शे वाला अपने हाथ में टैक्सेबल करेगा, वो कौन से हेड में करेगा? क्या इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में करेगा? नहीं जी, वो इस हेड में, बिल्कुल आपने सही कहा, इस हेड में नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके एम्प्लॉयर नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं बैठी। मतलब अगर वो टैक्सेबल होगा तो मे बी अगर उसका ये बिजनेस है तो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होना जरूरी है। और एम्प्लॉय कौन होता है ये आप छोटे से जानते आए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान दो जगह पे एम्प्लॉय हो, एक से ज्यादा जगह पे यानी एम्प्लॉय हो? मतलब मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, ये सुबह 10 से 5 एक्स लिमिटेड में जॉब करते हैं और उसके बाद शाम को 6 बजे से 9 बजे किसी दूसरी जगह पे पार्ट टाइम वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। क्या दोनों जगह की इनकम इसी हेड में टैक्सेबल होगी? आंसर है यस। एक जगह से ज्यादा भी एक इंसान एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होना जरूरी है, तभी ये हेड अट्रैक्ट होगा। अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं है तो इस हेड में जाने का भी मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल टीचर है, डीपीएस में पढ़ाते हैं, डीपीएस में पढ़ाते हैं, वहां से उनको सैलरी मिलती है। उन टीचर से किसी दूसरे स्कूल ने, मान लो जीडी गोइंका स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर आप हमारे यहाँ 5 दिन हमारे यहाँ बच्चों के एग्जाम होते हैं, केवल 1 घंटे के लिए आ जाइएगा, हम आपको पर डे के हिसाब से इतना पेमेंट कर देंगे, एज अ एग्जामिनर आप आ जाइएगा। अब वो जो 5 दिन के लिए दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, वहां से जो पेमेंट मिलेगा वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पे ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं हुआ। मतलब मैंने ये कहा कि टैक्सेबल ही नहीं होगा, टैक्सेबल होगा इस हेड में नहीं होगा, मे बी अदर सोर्सेज वगैरह किसी और में होगा। लेकिन जो डीपीएस में जहां पे वो एम्प्लॉय हैं, वहां से जो भी इनको रेम्युनरेशन मिल बोल लीजिए, सैलरी बोल लीजिए, वो यहीं पे टैक्सेबल होगा। जब मैं सैलरी वर्ड बोलता हूं तो भाई जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक ही हेड है, आना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी। और कौन सी रिलेशनशिप होना जरूरी है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये पूरा हेड हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं? नॉर्मली हम लोग इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंप्लॉय के लिए इनकम है, उसके लिए इस हाथ में टैक्सेबल होगा। इंप्लॉयर का तो खर्चा है, इंप्लॉयर तो ये सारे खर्चे क्लेम करेगा जब वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाएगा। यानी उसके लिए पीजीबीपी का हेड लगेगा, उसका तो बिजनेस है, प्रॉफिट एंड गेन्स वाला हेड लगेगा कि क्या कमाया क्या खर्चा हो। एम्प्लॉयर के लिए तो पीजीबीपी वाला हेड है। लेकिन ये एक तरीके से इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला हेड है प्रैक्टिकल जीवन के लिए भी। क्यों? क्योंकि जब आप सीएस बन जाएंगे, लाखों करोड़ों का पैकेज लगेगा, तो वो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा पता है? इसी हेड में होगा। फिर जब आपको लगेगा टैक्स देने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि यार इतना टैक्स तो सरकार ले जा रही है, कैसे हम जेन्युइन तरीके से उसको बचा सकते हैं, तो अगर ये हेड दिमाग में होगा तो ये आप समझ सकेंगे कि कहां कहां से नॉर्मली टैक्स प्लानिंग हो सकती है, यानी लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से कैसे टैक्स बन सकता है। चलो पढ़ते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेक्शन 15, 16, 17, पहली लाइन पढ़ ली हम लोगों ने। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होना जरूरी है। दूसरा, सेक्शन 15 इसका बेसिस ऑफ चार्ज है। अच्छा, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15 है। बेसिस ऑफ चार्ज का एक और नाम भी होता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। जितने भी हम लोग हेड पढ़ेंगे, पांचों हेड के अलग अलग चार्जिंग सेक्शन होंगे। सर ये होता क्या है चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन बोल लीजिए या बेसिस ऑफ चार्ज बोल लीजिए। बेसिस ऑफ चार्ज ये बताता है कि अगर इस हेड में टैक्सेबल होगा तो उसका क्या बेसिस होगा, कैसे टैक्सेबल होगा। मतलब एक इंसान को आपने जॉब पे रखा, मान लीजिए मेरा एक एम्प्लॉय है, मैं उसको पूरे मंथ की जो सैलरी होती है वो मंथ के लास्ट को पे कर देता हूं। यानी मान लीजिए उसने काम किया
अप्रैल के मंथ में, तो 1 से लेकर के 30 तारीख तक की जो भी अप्रैल की सैलरी बनी वो 30 तारीख को पे कर देता हूं। यानी 30 अप्रैल को मान लीजिए ड्यू हो गई और 30 तारीख को मैंने पेमेंट भी कर दिया। ऐसे ही मई की जो सैलरी आई, मई में ड्यू हो गई, मैंने पेमेंट भी कर दिया। ऐसे मैं करता जाता हूं। करते करते जनवरी फरवरी आया, एम्प्लॉई ने मेरे से कहा कि सर 10,000 रुपए एडवांस में सैलरी दे दीजिए, थोड़े खर्चे हैं, बच्चों की फीस देनी है, कुछ भी है, एडवांस में सैलरी दे दीजिए। हमने उसको एडवांस में सैलरी दे दी, अगले साल के 1-2 महीने की सैलरी एडवांस में पे कर दी। सवाल यह आया उस एम्प्लॉय के लिए इस साल कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जब भी हम इनकम टैक्स में एक साल की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में हम लोग जनवरी टू दिसंबर फॉलो नहीं करते, हम लोग अप्रैल टू मार्च प्रीवियस ईयर्स को बोलते हैं, वो फॉलो करते हैं। वो कितना टैक्सेबल होगा, लॉ ये कहता है कि जिस भी प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में जो सैलरी ड्यू हो गई, जो सैलरी ड्यू हो गई वो तो सारी टैक्सेबल होगी ही होगी, भले ही मिली हो या ना मिली हो। एंड इस प्रीवियस ईयर में जो सैलरी आपको एडवांस में मिल गई वो भी टैक्सेबल होगी, भले ही ड्यू हुई हो या ना हुई हो। हमने कहा मतलब नहीं समझ में आया। कह रहा मतलब ऐसे समझ लो कि मान लो एक एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000 पर मंथ, ठीक है ना, यानी पूरे साल की हुई 2,40,000। मान लो इस प्रीवियस ईयर में उसकी 2,40,000 ड्यू हो गई और मान लेते हैं मिल भी गई, ड्यू भी हो गई और मिल भी गई, सिंपल सा केस रखते हैं पहला, तो कितनी टैक्सेबल होगी? 2,40,000 टैक्सेबल होगी। ये इनकम निकल रही है, इस पूरे में हम लोग इनकम निकालना सीखेंगे, फिर उस इनकम पे निकलता है इनकम टैक्स। इनकम निकालना सिखाऊंगा आपको। तो 2,40,000 टैक्सेबल होगी। दूसरा केस, उसको 20,000 पर मंथ मिलती है, मार्च के महीने में उसने कहा कि सर मार्च की तो आप दे ही दीजिए, साथ में अगला एक काम करिए, अगले अप्रैल में की भी इसी बार दे दीजिए, यानी 40,000 रुपए एडवांस में हमको और दे दीजिए। 2,40,000 तो जो इस साल की बन रही है वो तो दे ही दीजिए, प्लस अगले 2 महीने की भी सर एडवांस सैलरी दे दीजिए हमको, यानी 40,000 उसको और मिल गई। 2,40,000 मिली प्लस 40,000 रुपए एक ऐसी सैलरी मिल गई जो अभी ड्यू नहीं हुई है। ड्यू तब होगी जब अगले साल वो काम करेगा। ड्यू नहीं हुई है लेकिन पेमेंट हो गया है, पेड हो गई है, या बोल सकते हैं रिसीव हो गई है। लॉ कहता है ऐसे में इस साल जब हम टैक्सेबल करने बैठेंगे तो हम केवल 2,40,000 ही नहीं टैक्सेबल करेंगे, बल्कि हम 40,000 जो आपको एडवांस में सैलरी मिल गई वो भी अभी टैक्सेबल कर देंगे, यानी इस साल हम टैक्सेबल करेंगे 2,80,000 रुपीज। हमने कहा फिर सर अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या फिर से आप 12 महीने की पूरी सैलरी फिर टैक्सेबल कर देंगे? कह रहा नहीं नहीं, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, 12 में से 2 महीने की पिछले साल ही टैक्सेबल हो गई तो बची हुई सैलरी अगली बार हो जाएगी। हमने कहा इन शॉर्ट अगर इसको बोले तो कह रहा इन शॉर्ट ये बोले कोई भी सैलरी चाहे ड्यू पहले हो जाए चाहे पे पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा उस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाती है। यानी अगर और डेप्थ में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, ड्यू हो गई हो, मिली हो या ना मिली हो टैक्सेबल होगी, या दूसरा केस मिल गई हो, ड्यू हुई हो ना हुई हो टैक्सेबल होगी। पढ़ते हैं पहली लाइन क्या लिखी है बेसिस ऑफ चार्ज की, चार्जिंग सेक्शन। सर ये सेक्शन का नाम अपने को ध्यान रखना है, बिल्कुल एमसीक्यू में पूछ सकता है सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो बताइएगा सेक्शन 15 है सैलरी का चार्जिंग सेक्शन। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड बेसिस, पेड भी बोल सकते हैं, या आप अपने आप को मिलना एम्प्लॉय के जरिए सोचिए तो रिसीव्ड बेसिस भी इसको बोल सकते हैं, रिसीव्ड बेसिस। ड्यू और पेड बेसिस दोनों में जो भी अर्लियर हो जाएगा उस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रीवियस ईयर की, मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि आप निकालो प्रीवियस ईयर 2021 में कितनी सैलरी मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। यानी प्रीवियस ईयर 2021 का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से लेके ये कुछ शुरू होगा, अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है, यानी 31 मार्च 2021 पे ये खत्म हो जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। कह रहा है इस साल कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी ये बता दो, और साथ में ये दे रहा है कि इस साल में जो टोटल हमको मिलती है वो 20,000 पर मंथ मिलती है, और कह रहा है ड्यू भी हो गई है, सारी ड्यू हो गई है इस साल की, लेकिन रिसीव एक भी रुपए नहीं हुई है,
कोरोना के चक्कर में एम्प्लॉयर ने अभी पेमेंट नहीं किया है, वो कह रहा है रुक के दे देंगे। बताओ एम्प्लॉय के हाथ में कितनी टैक्सेबल होगी? पूरी 2,40,000 टैक्सेबल हो जाएगी। लॉ कहता है ड्यू हो गई हो या रिसीव हो गई हो, दोनों में जो भी पहले हो जाएगा हम उस बेसिस में टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है जी, तो लिखा है कि सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस में या पेड बेसिस में, दोनों में जो भी पहले आ जाए, अर्लियर आ जाए, उस बेसिस में टैक्सेबल हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? और समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है 1,00,000 रुपीज पर मंथ की। ठीक है ना, जब बोल ही रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा बोले। 1,00,000 रुपए महीने की आपको सैलरी मिलती है, टैक्सेबल होती जाती है। एक बार क्या हुआ, एम्प्लॉयर आपसे काफी खुश हो गया, उसने कहा हम तुम्हारी सैलरी 1,00,000 की जगह 1,50,000 कर दे रहे हैं, 50,000 से बढ़ा दे रहे हैं। आपने कहा बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छा क्या होगा, बढ़ा दीजिए भैया, 1,50,000 कर दीजिए हमारी सैलरी को। वो जो बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, यानी आपकी सैलरी जब 1,50,000 हो जाएगी तो 1,50,000 के हिसाब से टैक्सेबल होगी। वहीं पे एम्प्लॉयर ने आपसे कहा कि रुको रुको, जा कहां रहे हो, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा तो रहे हैं, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा दे रहे हैं। आपने कहा मतलब इतना पढ़े लिखे हम है नहीं, हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? उसने कहा हम बढ़ा रहे हैं, वो भी पिछले साल से मान लो बढ़ा दे रहे हैं। पिछले साल की भी तुमको 1,00,000 के हिसाब से मिली थी, हम 1,50,000 के हिसाब से जो डिफरेंस बनता है 50,000 इंटू 12 महीने की, वो भी तुम ले लो हमसे। एम्प्लॉयर ने आपको दे दी। अब जरा समझिए, पिछले साल तो आपने आमूमन तौर पे उस फिगर पे, उस डिफरेंशियल फिगर पे टैक्स नहीं दिया होगा, क्योंकि तब आपको पता ही नहीं था। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी। अगर आपने पिछले साल ही दे दिया होता, आपको पहले से पता होता एम्प्लॉयर मेरी बढ़ाने वाला है, तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर पिछले साल नहीं दिया था तो एरियर ऑफ सैलरी उस साल टैक्सेबल होती है जिस साल मिलती है। अगर पहले टैक्स नहीं लग चुका है तो उस साल टैक्सेबल होगी जिस साल आपको रिसीव होती है। ये सेकंड पॉइंट लिखा है, देखो क्या लिखा है, एनी एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी मतलब सैलरी को जो बढ़ाया गया वो टैक्सेबल होगी सर कौन से प्रीवियस ईयर में, इन विच इट इज रिसीव्ड इफ नॉट टैक्स्ड अर्लियर। अगर पहले ही पिछले साल ही आपने सोच लिया था एम्प्लॉयर बढ़ाएगा, आपने जोशी से पूछ लिया था और पहले ही टैक्स दे चुके हो, तो दोबारा टैक्स लग जाएगा क्या? नहीं, दोबारा नहीं लगेगा। तो अगर पहले टैक्स नहीं हो पाई है एरियर ऑफ सैलरी, तो जाहिर सी बात है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी जिस प्रीवियस ईयर में आपको वो सैलरी रिसीव्ड हुई। क्लियर? मेरी तरफ देखिए, कौन सा हेड पढ़ रहे हैं हम लोग? इनकम अंडर दी हेड सैलरी। डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, जिसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 15 है। और अमूमन तौर पे ये पूरा हम लोग इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि इंप्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। और सेक्शन 15 जो चार्जिंग सेक्शन है उसका एक और नाम क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन का एक और नाम क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का एक और नाम चार्जिंग सेक्शन, बेसिस ऑफ चार्ज होता है, ठीक है ना? जिसमें आपने पहली चीज क्या पढ़ी? एक एमसीक्यू तो यही बन सकता है कि सैलरी किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है, तो आप कहेंगे ड्यू बेसिस, और पेड भी बोलते हैं या इसको रिसिप्ट बेसिस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। और दूसरी बात आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में कि एरियर ऑफ सैलरी कब टैक्सेबल होगी? जब आपको रिसीव होगी, अगर पहले कभी टैक्सेबल नहीं हुई है। ठीक है सर, ये बातें अपने को अच्छे से समझ में आ गई हैं। कुछ और बातें समझाइए। चलिए, सैलरी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने को आने चाहिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें पहली बात है सैलरी इंक्लूड्स। देखो, जब भी मैं सैलरी की बात कर रहा हूं, ये चैप्टर सैलरी से डील करता है। अब सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, जिसके अंदर सैलरी जो आप समझते हैं वो तो आ ही जाएगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ आ जाएगा। आपको एम्प्लॉयर से हो सकता है कुछ अलाउंसेस मिलते हो। अलाउंसेस मतलब होता है भत्ता मिलता हो, मे बी वो हाउस रेंट अलाउंस आपको देता हो, डियरनेस अलाउंस आपको देता हो, कन्वेंस अलाउंस आपको देता हो, वो सब भी सैलरी है। वो सब पढ़ेंगे हम लोग सारी चीजों के बारे में। एक एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी हो सकता है मिलती हो, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता हो, लीव इनकैशमेंट मिलता हो, प्रोविडेंट फंड समझ गए ना, पीएफ वगैरह, बोनस हो सकता है आपको मिलता हो, एम्प्लॉय को दिवाली में बोनस मिलता है। कह रहे भैया सैलरी एक ब्रॉडर वर्ड है जिसके अंदर सभी कुछ जो भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिल रहा है वो सब कुछ सैलरी है।
सभी का ट्रीटमेंट हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सैलरी जब भी मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत ब्रॉडर वर्ड की बात कर रहा हूं, और मैंने लिख रखा है कि सैलरी इंक्लूड्स, इसमें बेसिक सैलरी भी आ जाएगी, डीए भी आ जाएगा, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में महंगाई भत्ते के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज्यादा मिलता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं देते जल्दी, लेकिन दे सकते, कोई मनाही नहीं है। तो बेसिक सैलरी भी है, डियरनेस अलाउंस भी है, अदर अलाउंसेस भी हो जाएंगे जैसे एचआरए वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, सब पढ़ेंगे, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। परक्यूजिट, सर ये क्या होती है परक्यूजिट? बेटा परक्यूजिट्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग पर्क्स भी कहते हैं। सर वो पर्क जो चॉकलेट आती है, नहीं वो नहीं, पर्क्स। पर्क्स क्या होती हैं? परक्यूजिट्स मतलब होता है नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक घर प्रोवाइड कर दे कि ये घर हम आपको दे रहे हैं रहने के लिए। एक तरीके से ये जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, पैसा नहीं दिया, घर रहने के लिए दे रहा है। सैलरी देता है वो सब तो पैसा है, इसके अलावा घर देता है, गाड़ी दे दी, उसने आपके यहाँ कुक रख दिया, गार्डनर रख दिया, ये सब क्या है? परक्यूजिट्स हैं। परक्यूजिट्स का मतलब यानी फैसिलिटीज बोल लीजिए, या आप बोल सकते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, वो भी सैलरी है। और क्या सर सैलरी होती है? बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एसेट्रा। ठीक, छोटे से आपने, जब आप छोटे थे तो आप पढ़ते थे, एक सैलरी चीज होती है, एक वेजेस होती है। जब बहुत छोटे में अगर कभी अकाउंट्स पढ़ी होगी, मतलब अपने को जरूरत नहीं सिर्फ ऐसे ही अकाउंट्स पढ़ी होगी, तो बचपन में टीचर ने आपको सिखाया होगा जो वेजेस होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, और जो सैलरी होती है वो पीएनएल का पार्ट होती है। हमारे इस चैप्टर के लिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। आप उसको सैलरी बोल लीजिए, आप उसको वेजेस बोल लीजिए, सभी कुछ इसी हेड में टैक्सेबल होगा। ये सेकंड बात लिख रखी है, सैलरी वर्सेस वेजेस, नो डिफरेंस। यहां तक समझ गए? मतलब अगर वेजेस आपसे एग्जाम में पूछे कि टैक्सेबल होगी तो कौन से हेड में होगी? इसी हेड में होगी। सैलरी एक बहुत ब्रॉडर वर्ड है जिसमें वेजेस भी आ जा रहा है। आप चाहें तो जहां इंक्लूड्स लिखा था वहां पे भी आप वेजेस जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, बेसिक सैलरी वेजेस। हाँ सर वैसे भी आपने एक्सेट्रा लगा रखा था कि और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, पढ़ के देखो क्या लिखा है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी लिखा है, नो इफेक्ट इट इज टैक्सेबल। ये क्या है जरा समझा देते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है 1 लाख रुपीज पर मंथ की। मार्च आया, मार्च में आपने एम्प्लॉयर से कहा कि सर एक काम करिए, ये सैलरी रहने दीजिए, आप रख लीजिए, इससे मेरी तरफ से अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीद लीजिएगा। आपने केवल 11 महीने की सैलरी उठाई और 1 महीने की सैलरी फोरगो कर दी, छोड़ दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, लेकिन हम टैक्सेबल उसको भी करेंगे आपके हाथ में। बात समझ में आई? पक्का? यानी फॉरगो ऑफ सैलरी टैक्सेबल होती है, कोई इफेक्ट नहीं है उसका अलग से, नो इफेक्ट, इट इज टैक्सेबल। ठीक है सर। सर एक और चीज आपने लिखी है, क्या लिखा है बेटा? सर आपने लिखा सरेंडर ऑफ सैलरी। कई बार क्या होता है, कहीं कहीं जगह पे मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, किसी स्टेट में कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं कि कोई अगर वॉलेंट्री डोनेट करना चाहे पैसा तो डोनेट कर सकता है। बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ने सरेंडर ऑफ सैलरी का एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि अगर इस एक्ट के तहत, सर कौन से एक्ट के तहत? देखो एक नाम लिख रखा है मैंने, क्या लिखा है? वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 के तहत अगर कोई अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करता है तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो मतलब जबरन करवा रही है गवर्नमेंट की वॉलेंट्री है? वॉलेंट्री अगर कोई सरेंडर करता है। अच्छा, मतलब सर मान लीजिए हस्बैंड ने अपनी सैलरी वाइफ के सामने सरेंडर कर दी, ये लो भाई, वाइफ ने कहा जो कमा के लाओ दे दो हमको, दे दी, सरेंडर कर दी, टैक्सेबल होगी? बिल्कुल टैक्सेबल होगी। कौन सी नहीं टैक्सेबल होगी? केवल एक ही लिखी है यहाँ पे, इट इज नॉट टैक्सेबल। कौन सी? प्रोवाइडेड कि सैलरी सरेंडर करी हो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी कौन से एक्ट के हिसाब से? एज पर दी प्रोविजंस ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961
अदरवाइज अगर ये चीज नहीं है तो अदरवाइज क्या होगा? टैक्सेबल होगी। यानी बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझे कि सैलरी और वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं होता। सैलरी बहुत ब्रॉडर वर्ड है। अगर आपने सैलरी फोरगो कर दी कोई इफेक्ट नहीं, टैक्सेबल होगी। सरेंडर कर दी तो अनलेस एंड अनटिल ये लिखा हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करिए एज पर वॉलंटरी सरेंडर एक्ट वगैरह, तो नहीं टैक्सेबल होगी, नहीं तो वो भी टैक्सेबल होती है। और शुरुआत में अपने ने बेसिस ऑफ चार्ज तो पढ़ा ही था। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारे एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे क्वेश्चन आता है और अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मैं पहले ही आपको बताता चलता हूं कि कहां कहां बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है क्या? ग्रेड सिस्टम। कई बार एग्जाम में सैलरी दी होती है और कुछ ग्रेड सिस्टम के हिसाब से दी होती है। मतलब क्या दिया होता है पहले तो मैं आपको वो पढ़ाऊं। एक क्वेश्चन है, लिखा है एक एम्प्लॉय है जिसने ज्वाइन करी, इफ एनी एम्प्लॉय ज्वाइन द सर्विसेज, कब ज्वाइन करी? 1 मई 2020 एंड उसको प्लेस किया गया इस ग्रेड में। अब एग्जाम में ये फिगर लिख दी। अब बच्चे इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते कि ये क्या है, क्या रहा है, क्या लिख दिया इंस्टीट्यूट ने 32,500, ये माइनस का साइन है कि डैश है, 500, 38,800। जब इसको आप समझ ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। बड़ा सिंपल मतलब होता है इसका, ध्यान से सिर्फ आप बोर्ड की तरफ देखना और समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपल मतलब है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। कह रहे हैं एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया? 1 मई 2020 को, और इसको इस ग्रेड में डाल दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सैलरी इसको मिलेगी वो 32,500 रुपीज पर मंथ मिलेगी। 32,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। और जब 1 साल हो जाएगा ज्वाइन करे हुए, जब ज्वाइन करे हुए 1 साल हो जाएगा तो 1 साल बाद उसकी सैलरी 500 रुपए पर मंथ से बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपके लिए सिर्फ लिखता चलूं, सिर्फ आप देखते रहना कि उसने जैसे ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया बेटा? डेट लिखी हुई है 1 मई 2020 को उसने ज्वाइन किया अपने यहाँ। 1 मई 2020 से लेके बताना 1 साल कब होगा? 30 अप्रैल। यानी इनकम टैक्स वाला नहीं कि अप्रैल टू मार्च नहीं चल रहे हम लोग, जब ज्वाइन किया वहां से 1 साल, तो वहां पे 1 साल होगा 30 अप्रैल 2021। यहां से यहां तक इसको सैलरी मिलेगी पर मंथ 32,500 पीएम लिख दिया हमने। पीएम मतलब पर मंथ। जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा यानी 1 मई 2021 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक इसकी सैलरी कितनी लिखी है? ये क्या लिखी है? 500 रुपए से बढ़ जाएगी। 32,500 में 500 रुपए बढ़ा दो, यानी इसको सैलरी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 33,000 पर मंथ मिलेगी। ऐसे ही अगले साल इसकी सैलरी 500 रुपए फिर बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 33,500। 500 रुपए बढ़ती जाएगी हर साल, एक एक साल कंप्लीट होने पे, जब तक उसकी सैलरी 38,000 नहीं पहुंच जाती। यानी फॉर एग्जाम्पल ये अभी 33,000 है, 1 साल होने के बाद 33,500 हो जाएगी पर मंथ, फिर होने के बाद 34,000 पर मंथ हो जाएगी, फिर 1 साल होने के बाद 34,500, 35,000, 35,500, 36,000, 36,500, 37,000, 37,500 और फिर अगले साल 38,000। यहां तक मिल गई 38,000 पर मंथ हो गई। अब अगले साल 38,500 नहीं होगी, लॉ कह रहा है उसके बाद हम आपकी बढ़ाएंगे, मतलब जो इंप्लॉयर ने उसके साथ एग्री किया कि हम 800 रुपए आपकी बढ़ा देंगे। यानी जब 38,000 पर मंथ के हिसाब से मिलके 1 साल हो जाएगा तो अगले साल मिलेगी 38,800 पर मंथ। फिर जब 1 साल हो जाएगा तो 38,800 में 800 रुपए और बढ़ जाएंगे। ऐसे करके बढ़ते रहेंगे जब तक उसकी 44,400 नहीं हो जाती। और इसके बाद ये ग्रेड खत्म हो जाएगा, या तो उसको किसी और ग्रेड में डालेगा एम्प्लॉयर, या फिर इसको 44,400 ही देता रहेगा, इसके बाद इंक्रीमेंट नहीं करेगा। नॉर्मली इसको छोड़ के दूसरे ग्रेड में डाल देगा। मतलब जब भी आपको ये लिखा हो तो इसका सीधा इंटरप्रिटेशन केवल इतना है कि उसकी सैलरी, ये जो दी हुई है पहली फिगर, ये है पर मंथ, जो बढ़ेगी 1 साल बाद फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नॉट फ्रॉम 1 अप्रैल।
फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब 1 साल हो जाएगा उसके बाद 500 रुपए पर मंथ बढ़ जाएगी। ऐसे ही 500 रुपए पर मंथ हर बार बढ़ती जाएगी जब तक 38,000 नहीं हो जाती। 38,000 होने के बाद 800 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बढ़ जाएगी। मतलब पर मंथ मतलब बढ़ेगी 1 साल में एक बार 800 रुपए, वो पर मंथ की ये जो सैलरी की फिगर्स पर मंथ की है। उसके बाद हो जाएगी 44,400, जिसको मैंने पूरा समझाया हुआ है बहुत डिटेल में। फिर एक क्वेश्चन भी आपके लिए है मेरे पास, जरा देखते हैं क्या समझाया है, बहुत ध्यान से धीमे धीमे चलते हुए। इट मीन्स दैट, क्या मतलब है इसका, ही विल गेट बेसिक सैलरी कितनी ऑफ 32,500 पर मंथ। सर कब से? फ्रॉम 1 मई 2020 से लेके कब तक बेटा? 30 अप्रैल 2021 तक, 1 साल तक। उसके बाद सर क्या होगा? ही विल गेट एन एनुअल इंक्रीमेंट, सालाना इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितने रुपए बढ़ जाएगी? 500 रुपए। सर कब से? 1 मई 2021। बताओ 1 साल हो गया क्या? हो गया। एंड ऑनवर्ड्स, यानी हर बार एक एक साल बाद 500 बढ़ती जाएगी। सर कब तक 500 बढ़ती जाएगी? जब तक उसकी सैलरी 38,000 पर मंथ नहीं हो जाती। यानी हर साल 500 बढ़ती जाएगी जब तक उसकी सैलरी 38,000 पर मंथ नहीं हो जाती। उसके बाद देयर आफ्टर उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? एनुअल इंक्रीमेंट 800 रुपए मिलेगा जब तक उसकी सैलरी 44,400 पर मंथ नहीं हो जाती। देन उसके बाद सर क्या होगा? आप क्या बच्चों की जान ले लोगे? नो फर्दर इंक्रीमेंट विल बी गिवन देयर आफ्टर टिल, जब तक उसको ही इज प्लेस्ड इन, ठीक है, जब तक दूसरे ग्रेड में नहीं डाला जाएगा तब तक कोई भी बढ़ाने का मतलब नहीं। यहां तक समझ में आया? अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं, नीचे आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। सॉल्यूशन मत देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पंकज ने ज्वाइन करी सर्विस, कब ज्वाइन करी सर? 1 अप्रैल 2016 इन द ग्रेड, ये ग्रेड दिया है सर, ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब हर साल के बाद कम होती जाएगी। ब्रैकेट लिखा हो या ब्रैकेट ना लिखा हो कोई फर्क नहीं है, बढ़ेगी, मतलब वही है, ठीक है। यानी एक तरीके से उसने 15,000 रुपए से ज्वाइन किया होगा, 1 अप्रैल 2016 को ही उसने ज्वाइन किया। 1 साल बाद होने के बाद उसकी 16,000 पर मंथ हो गई होगी, फिर होने के बाद 17,000 पर मंथ हो जाएगी, फिर होने के बाद 18,000 पर मंथ हो जाएगी, और उसके बाद बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 18 के बाद 2,000 से बढ़ेगी, यानी 20,000 पर मंथ हो जाएगी, फिर 22,000 पर मंथ हो जाएगी, फिर 24,000 हो जाएगी, फिर 26,000 हो जाएगी। बस यही रुक जाएगा जब तक एम्प्लॉयर उसको किसी और ग्रेड पे नहीं डालता। ही हमसे पूछ कह रहे हैं, ही शैल बी पेइंग टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ऑन द टोटल सैलरी ऑफ डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी यहाँ पे एक फिगर लिखनी है कि 31 मार्च 2021 वाला जो साल खत्म होगा, उस साल वो कितनी सैलरी पे टैक्स पे करेगा। आपके पास सॉल्यूशन है, देखिएगा मत, आप कॉपी निकालिए, अपने आप करने की कोशिश करिए। सर करना क्या है ये बता दीजिए बेटा। देखो 31 मार्च 2021 साल खत्म होने पे कितना टैक्सेबल होगा, यानी ये सर शुरू कब हुआ होगा? ये शुरू हुआ होगा बेटा 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21। यानी हिंदी में केवल इतना मतलब है कि आपको ये निकालना है कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक उसको कितनी सैलरी मिली है टोटल, बस वो निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन मत देखिएगा, पहले अपने आप करिएगा। कितना आंसर आया बेटा? 2,40,000 पक्का सभी ने निकाल लिया है अपने आप ही, कि ये जो लिखा है बस उसी को ऑडिट कर दिया कि सही लिखा है सर ने? हाँ बिल्कुल सही लिखा है, ऑडिट नहीं करना है बेटा, क्योंकि आपसे मैं अभी एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर सही निकाल पाए अपने आप तभी वो कर पाएंगे। सभी का 2,40,000 आया, यानी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। मैंने जानबूझ करके उसकी ज्वाइनिंग डेट भी 1 अप्रैल ही रखी। देखो उसने ज्वाइन कब किया था? 1 अप्रैल 2016, ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, आप आराम से निकाल लें। तो भैया 1 अप्रैल 2016 को उसने ज्वाइन किया, वहां से लेके 31 मार्च 17 तक उसको 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिली होगी।
फिर उसके बाद 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक 16,000। मैं इतनी बहुत हिंदी बोल लेता हूँ तो चल जाता है। 2016 2017 इतना समझ लेते हो? ठीक है, चलो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 he is getting 17,000। देन फ्रॉम 2019 टिल 2020 उसको कितनी मिली? 18,000। और उसके बाद ये 20 कैसे हो गया? 20,000 कैसे आ गया? ठीक है जी, आप कह रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर क्वेश्चन में कि 18,000 होने के बाद उसको 2,000 से बढ़ा करके 20,000 यानी हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछ रहा था 31 मार्च 2021 वाले ईयर के लिए कितना होगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा 31 मार्च 2021 का मतलब क्या है। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो जरूर देखिए, नहीं तो मेन एग्जाम का क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आंसर आपने निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पे इसलिए आंसर निकाला है, मैंने क्वेश्चन जानबूझ करके बिल्कुल हलवा लिखा था। देखते हैं मेन चीज हमको निकालना क्या था। वी हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये कहाँ लिखा था कि ये निकालना है? क्वेश्चन में लिखा था ना कि किस सैलरी पे वो टैक्स पे करेगा 31 मार्च 21, विच मीन जिसका मतलब हुआ प्रीवियस ईयर 2021, क्योंकि 31 मार्च 21 को अगर साल खत्म हो रहा है तो 1 अप्रैल 2020 को वो शुरू हुआ होगा, यानी प्रीवियस ईयर 2021 इसको बोलते हैं। दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21। इसको हम लोग प्रीवियस ईयर 20, ये लिखा भी है 2020-21 भी बोल सकते हैं, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है असेसमेंट ईयर, जस्ट इसका अगला साल 2021-22। मतलब जब भी एग्जाम में आपसे कहे कि असेसमेंट ईयर 2021 2022 के बारे में निकाल दो, 2021 2022 असेसमेंट ईयर के लिए निकाल दो, तो इसका मतलब वो केवल प्रीवियस ईयर 2021 ही कह रहा है। प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब एक ही होता है। सर मतलब क्या होता है हिंदी में? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होती है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर, और प्रीवियस ईयर होता है जिस साल की इनकम की बात हो रही होती है। तो प्रीवियस ईयर 2021 बोलिए या असेसमेंट ईयर 21-22 बोलिए, मतलब एक ही होता है। अगर कभी असेसमेंट ईयर 21-22 आपसे कहे तो आप समझ जाइएगा असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 की बात वो हमसे कर रहा है। फिर आपने एक टेबल बना ली, और ये डेट जो मैंने लिखी है ये 1 अप्रैल 16 से शुरू किया है। ये जो 1 अप्रैल 16 से मैंने शुरू किया है, ये मैंने जानबूझ के ये कौन सी रेट उठाई, मतलब अप्रैल वाली उठाई, क्या रेट उठाई है, ये कहां से आई थी, ये बता दो। ये उसकी ज्वाइनिंग डेट थी जो इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में अप्रैल ही थी। अगर मैं होती तो 1 मई लिखता, मैं अप्रैल से मार्च नहीं फॉलो करता। या मतलब निकालने के लिए कितना बढ़ेगी सैलरी, बढ़ती जब भी है ग्रेड सिस्टम के हिसाब से तो ज्वाइनिंग डेट से 1 साल के बाद बढ़ती है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपको सामने रखा, जो मैंने निकाल करके 2,40,000 कर दिया, और आपने भी निकाल लिया। इसी क्वेश्चन में पहले एक चेंज कर रहा हूं कि मान लीजिए पूरा क्वेश्चन सेम होता, लेकिन आपसे कहता कि आप हमको बता दीजिए प्रीवियस ईयर 22 23 में कितनी टैक्सेबल होगी, करके बताओ। कह रहा है प्रीवियस ईयर 22-23 की सैलरी आप बता दीजिए। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, प्रीवियस ईयर 22-23 22-23। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है उसके हिसाब से करना। मैं भी निकाल लेता हूं, आप भी निकाल लीजिए, देखते हैं कौन जीतता है। मैंने अपना आंसर निकाल लिया, लिखूंगा नहीं। ओके, एक बच्ची ने आंसर बताया है 2,64,000 बता रही, पता नहीं सही है कि गलत है। बाकी देखते हैं और क्या बताते हैं। एक बच्चा 2,88,000 भी बता रहा है। ज्यादातर बच्चे 2,88,000 बता रहे हैं, बहुत से बच्चे निकाल भी रहे हैं। बहुत से बच्चे मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस समय इंटू 12 कर रहे हैं, कैलकुलेटर लाए नहीं। जब घर से निकला करें, देखो एक इंसान जब युद्ध करने निकलता है, बॉर्डर पे जब जाता है, मान लीजिए बॉर्डर पे पहुंच गए, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, आपको इंडिया की आर्मी में भर्ती कर लिया गया, पहुंचे, अरे बंदूक तो लाए नहीं है भैया, वो तो छोड़ ही आए हैं, बताइए लड़ पाएंगे? नहीं। घर से जब निकला करिए तो सारे सब कुछ चेक कर लिया करिए, आपके पास कैलकुलेटर है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है कि नहीं है, ठीक है ना। आप क्या चेक करते हो पता है? फोन रख लिया, लास्ट मोमेंट तक भी उसका मैसेज तो नहीं आया कोई। चलिए खैर, इसका सही आंसर होगा 2,88,000, क्योंकि देखो उसको बेटा 20,000 मिल रही थी, फिर अगले साल 22 हो जाएगी, फिर उसके अगले साल
24 हो जाएगी, क्योंकि देखो उसका ना 22 23 प्रीवियस ईयर का मतलब हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। और इसमें ना उसकी 22,000 नहीं होगी, 22,000 तो अगले साल हो जाएगी, मैंने एक और आगे साल बढ़ा दिया था, तो इसको हो जाएगी 24,000 इंटू 12। ठीक है ना जी? हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो अब मैं आपको एक और देने वाला हूं काम। ये जो क्वेश्चन आपको इससे पहले दिया था, ये वाला एग्जाम्पल जो आपके सामने दिख रहा है, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको पूरा इंटरप्रेट करके दिखाया, सब कुछ दिखाया। इस एग्जाम्पल में आप क्या करिए, इस एग्जाम्पल में आप मेरे को निकाल के बता दीजिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वही प्रीवियस ईयर, ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, प्रीवियस ईयर आप वही 20-21 का बता दीजिए इस साल में मेरे को। 2020-21 में कितनी टैक्सेबल होगी, 20-21 में कितनी टैक्सेबल होगी? इस वाले क्वेश्चन में 32,500 से लेके 500, 38,800, 44,400 में आपको बताना है कि प्रीवियस ईयर 20-21 में एम्प्लॉय के हाथ में कितनी टैक्सेबल होगी। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा और समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, 5-10 मिनट जो भी आप लेना चाहें ले सकते। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं निकलेगा, कॉपी में करिए और समय लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, कॉपी में करिए, 2 सेकंड सोचिए, दिमाग को ठंडा रख के 2 मिनट सोचिए। ये उतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना नीचे पंकज वाला था। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मैं देखूंगा अभी क्या सही है, मैं भी अभी निकालूंगा। चलो बहुत सारे आंसर्स आने लग गए हैं, आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। सर सबसे पहले तो आपने कहा प्रीवियस ईयर 20-21 के बारे में आप बात कर रहे हैं, सर मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में कितनी टैक्सेबल होगी? हाँ बेटा मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से टैक्सेबल नहीं करता, इनकम टैक्स तो अपने में अप्रैल टू मार्च का साल लगाता है, जिसके लिए अपने को कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले इसकी ज्वाइनिंग डेट देखते हैं, ज्वाइनिंग डेट की 1 मई 2020, ठीक है, तो उसको जो पहली सैलरी मिली होगी वो 1 मई 2020 से लेके कहां तक, 31 मार्च कैसे हुई बेटा, एक साल, 30 अप्रैल, आजकल अप्रैल केवल 30 दिन का हो रहा है, 21 तक कितनी थी, 32,500 की उसको पर मंथ सैलरी मिली थी। फिर उसके बाद 1 मई 2021 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक कितनी हो जाएगी भाई साहब, पक्का 33,000 हो जाएगी ना, 33,000 पर मंथ, बिल्कुल सही है, ये है। ठीक है, और आगे जाने की अपने को जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा कि उसने ज्वाइन ही किया है 1 मई 2020 से। ठीक है जी, ये है। अब अपने को सर निकालना किसके लिए था, अपने को बेटा केवल, मैंने जानबूझ के 2 लिखे हैं, हो सकता है जरूरत ना पड़े, अपने को केवल इस पीरियड पे ध्यान देना है। अपने को ये निकालना है कि उसको 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक कितनी मिली है। तो मैं आपके साथ चलता हूं, निकालने की कोशिश करता हूं। 1 अप्रैल 2020 की अगर मैं बात करूं, इस फिगर को मैं, इस डेट को दोबारा यहां लिख दूं, 1 अप्रैल 2020 से मेरे को निकालना है 31 मार्च 2021, जिसमें मैं अगर बात करूं तो अप्रैल के महीने में तो ये जॉब पे ही नहीं था, कहां लिखा था क्वेश्चन में, इसने ज्वाइन ही किया है 1 मई 2020 को इसने ज्वाइन किया था, यानी अप्रैल के महीने में तो ये जॉब पे ही नहीं था।
तो अप्रैल की सैलरी टैक्सेबल होगी क्या? नहीं। तो मैं इसको फिर से रीफ्रेम करके लिखूं, यानी इसका मतलब ये हुआ 1 मई 2020, ओके सर, से लेके 31 मार्च 2021 तक की ही सैलरी टैक्सेबल होगी। 30 अप्रैल नहीं लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो कि मैंने देखा कि इस दौरान अपने को मिली है 32,500 पर मंथ, क्योंकि पूरा 32,500 कहाँ तक मिला है? 30 अप्रैल तक वही मिला है, तो यानी 31 मार्च तक भी वही रहा होगा। इनटू कितने महीने हैं? 11 मंथ्स। अब देखते हैं कितना आता है। 3,57,500। कितने बच्चे यही आंसर बता रहे थे? वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे सही थे और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, 3,57,500। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, मैं एक और निकाल दो, मैं मान लूंगा आपको समझ में आ गया। सर कौन सा निकाल दें? सेम क्वेश्चन में आपने निकाला है अभी प्रीवियस ईयर 2021 का। हाँ सर, एक और निकाल दो प्रीवियस ईयर 2021-22 का, 21-22 का। प्रीवियस ईयर 21-22 का और निकाल दो, मैं मान लूंगा वाकई आपको समझ में आ गया। बच्चे अलग अलग आंसर बता रहे हैं, देखते हैं। भाई दो तरीके के आंसर मेरे पास आ रहे हैं अलग अलग, देखना होगा कौन सा सही है। खैर मैं फिर से सभी बच्चों से कहूंगा, एक बार और फोकस करो, दिमाग से करो, जैसा मैंने इसको सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर 2021 को, वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो, लिख लिख के। टेक्स्ट में क्या होता है ना, टेक्स्ट को पढ़ने का तरीका होता है कि आप जब लिख के नजरों से उसको, सुनो सुनो पहले मेरी बात को, टेक्स्ट को पढ़ने का तरीका, जब लिख के ना उसको नजरों से पढ़ा जाता है, जब नजरों से पढ़ते हो ना समझ में आता है अच्छा ये गलती हम कर रहे थे। लिख के पढ़ो, आप गलतियां कुछ कर सकते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे करने वाले हैं। भाई साहब अपने को निकालना है प्रीवियस ईयर, कौन से के लिए? 21-22 के लिए, जिसका मतलब हिंदी में हुआ 1 अप्रैल 2021 से लेके कहां तक बेटा? 31 मार्च 20, यही निकालने के लिए बोला था ना मैंने? हाँ जी, ठीक है। अब इसमें ये चार्ट तो मेरा काम ही आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन था ये काम आ जाएगा, इस पे ध्यान देंगे। हमें निकालना है कि इस दौरान हमें कितनी सैलरी मिली है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक कितनी मिली है। जिसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो अप्रैल 2021 के महीने में, अप्रैल 2021 के महीने में तो 32,500 ही मिली थी बेटा, क्योंकि अप्रैल तक 32,500 थी, बाद में बढ़ करके 33,000 हुई थी, 33,000 हुई। मतलब सर अगर इसको करें तो इसको आप कह रहे हैं कि दो पार्ट में इसको भी बांटना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, कि इसमें अपने को 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक अलग अमाउंट मिला है, और 1 मई 21 से लेके कहां तक बेटा? 31 मार्च 2022 तक अलग मिला है। सर यहां आप कह रहे हैं आपको मिला है 32,500 पर मंथ, और ये कितने महीने हो रहे हैं? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, एक महीना इंटू 1 कर दिया। और सर यहां आप कह रहे हैं आपको मिला है 33,000, और ये कितने महीने होते हैं? आप कह रहे हैं सर 11 हो रहे हैं, ठीक है जी। इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर पे तो आया 32,500 इंटू 1, यानी 32,500 आया, और 33,000 इंटू 11 को किया तो 3,63,000। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, वो होगा मेरा आंसर 39,550। बहुत कम बच्चे आंसर बता रहे थे। कितने बच्चे बता रहे थे? अच्छा, अब ज्यादातर बच्चे उठाए, मेरा भी था, मेरा भी आंसर था। कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया पक्का? इन सारे एग्जाम्पल्स को घर पे जाकर के 3-4 बार और भी लगा लेना,
ठीक है, एग्जाम में ग्रेड सिस्टम के अमूमन तौर पे 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी होती है और 100% संभावना होती है कि बच्चा गलत ही करके आता है, क्योंकि जो गलत करके आप ऑप्शन निकालेंगे वो आपको चारों में से एक ऑप्शन में दिया होगा। जो क्वेश्चन बनाता है ना वो सोचता है कि बच्चा अगर ये करेगा तो ये आंसर आएगा, ये गलती करेगा तो एक ऑप्शन ये भी डाल दो। फिर क्या होता है, एग्जाम में जैसे ही आपका आंसर आता है, आपने निकाला 3,96,000, आपने देखा ऑप्शन नंबर बी तो 3,96,000, आपका ये टिक लगाया, एग्जाम हो गया, पूछा अरे सर 80 क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे परफेक्ट बिल्कुल सही थे, नंबर आए 20। ठीक है, तो अपने लोगों को सैलरी में आज जितना पढ़ा उसको रिवाइज करके आएंगे, फिर इसको अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, कोई एक डाउट पूछना चाह रहा है, बताएं। बिल्कुल, इन्होंने कहा जो ग्रेड सिस्टम वाला एग्जाम्पल लिया वो अमूमन तौर पे से 32,500 लिखा था, या आमतौर पे पर मंथ ही दिया होगा कि एनुअल एक साथ लिख सकते हैं ना, नॉर्मली ऐसे लिखा होगा तो पर मंथ ही हम उसको मान करके चले। ठीक है, और नहीं, चलिए थैंक यू सो मच, रिवाइज जरूर करके आइएगा।